अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड के अंदर आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। आपके बेशुमार यूट्यूब पर मुझे मैसेजेस रिसीव हुए कि हमें पेपर प्रेजेंटेशन का तरीकाकार सिखाएं और बताएं कि किस तरह हमने किस सीक्वेंस के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट किया हो ताकि मैं 100% मार्क्स दूं। तो आइए आज इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा। ये आपके सामने मैंने ये वाइट बोर्ड है मेरे पास, जिसके ऊपर मैंने ये दो पेज बनाए हैं। ये लेफ्ट साइड का है और ये राइट साइड का है। इसके ऊपर आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, हर आपके जो पॉइंट्स है, क्वेश्चन जो मेरे माइंड में है, मैं वन बाय वन साथ साथ उनका जवाब भी दूंगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है या आपका मीडियम इंग्लिश है या पेपर इंग्लिश का है, तो हमेशा आपने लेफ्ट साइड से शुरू करना है लिखना। और अगर आपका मीडियम उर्दू है या उर्दू का कोई सब्जेक्ट है तो आपने हमेशा राइट साइड से यानी इस दाएं साइड से शुरू करना है। क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए मैंने ये इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट किया है, इसलिए ये लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ से आप देखिए कि मैंने शुरू किया है। तो आपके पेपर के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। एक एमसीक्यूज वाला पार्ट होता है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होता है और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। एमसीक्यूज के लिए तो आपको एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, उससे आप क्वेश्चन को रीड करते हैं, जो आपका करेक्ट आंसर होता है उस पर आप टिक या उसको इन सर्कल करते हैं, और जो करेक्ट आंसर होता है बाद में आप जो आपको बोर्ड के अंदर एक बबल शीट दी जाती है उसको फिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका एमसीक्यूज है, उससे रिलेटेड वीडियोस पहले मैं बना चुका हूं, हाउ टू फिल आंसर शीट बाय मोहम्मद सलीम के नाम से, आप वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 जो है वो है सब्जेक्टिव टाइप से रेलिवेंट है, यानी कि इंशाइया तर्ज जो होता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि इस तरह मार्कर के साथ सब्जेक्टिव टाइप की हेडिंग दें। ज़्यादा ड्राइंग के साथ नहीं, सिंपल आपने लिखना है, मैंने भी सिंपल आपके सामने लिखा है। उसके बाद पार्ट 1 आपने शो करवाना है। पार्ट 1 का मतलब शॉर्ट क्वेश्चन से रेलिवेंट है, पार्ट 2 का मतलब जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है, अब क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। 5, 6, 7 जो क्वेश्चन है या 8 या उससे ऑनवर्ड है वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले सबसे अच्छा आता है आपने उसको अटेम्प्ट करना है। तो यकीनन आप शॉर्ट क्वेश्चन को ही पहले अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट किया है। तो इसके लिए आप कोशिश कीजिए ये थोड़ा सा बोल्ड करके पॉइंट या इस तरह बॉक्स बना ले, या बॉक्स नहीं तो सिंपल आप लिख दें क्वेश्चन नंबर 2, ताकि एग्जामिनर ये बात समझ जाए कि आप क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन 2 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जिनमें से आपने कोई से 5 करने होते हैं। अब यहां पे बेशक आप ना लिखें कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 की आपने हेडिंग दे दी है। अब आपने अपने 5 क्वेश्चंस पूरे करने हैं। दूसरी बात ये ज़हन में रखिएगा कि जो 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो क्वेश्चंस का नंबर आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर है, जुज का नंबर यानी पार्ट का नंबर, वो ही आपने सेम टू सेम अपनी आंसर शीट पे देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जुज जो है नहीं आता, आप दूसरा जुज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे दूसरे जुज की हेडिंग नंबर दें, यहाँ उसकी हेडिंग दें, हेडिंग जरूर दीजिएगा। अब हेडिंग लिखते वक्त बाद बच्चों ने कहा है कि पूरी लिखनी चाहिए, शॉर्ट लिखनी चाहिए, या सिर्फ जुज का नंबर लिख दें तो काम चल जाएगा। सबसे बच्चों बेस्ट जो मेथड है वो तो यही है कि क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे जुज नंबर 2 लिखे, साथ शॉर्टकट आप उसकी हेडिंग जरूर दे दें। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन है डिफाइन मोल या व्हाट इज मोल, तो आप सिंपल लिख दें मोल, अंडरलाइन कर दें, यहां से आप लिखना शुरू कर दें। मैंने वहां पे लाइनें लगा दी हैं। जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मार्कर की मदद से आप क्या करें, एक बोल्ड लाइन लगा दें, ताकि पता चले कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन 2 का जो दूसरा जुज है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जुज नंबर 5 करना चाहते हैं, तो 5 की हेडिंग दे। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला, गिव एग्जांपल। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला की तारीफ यानी डेफिनेशन लिखनी है, या एग्जाम्पल की बाकायदा हेडिंग दें, और ज़्यादा खूबसूरत भी आपका पेपर लगेगा।
और पढ़ने भी बहुत आसानी होगी एग्जामिनर को। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना चाहे, देना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका खत्म हो, यहाँ पे फिर एक लाइन लगा दें, आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। अब चलते हैं इस साइड पे, राइट साइड पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपने स्टार्ट किया, 2 आपका कंप्लीट हो गया, आपने इसके जितने 5 पार्ट करने थे 5 कर लिए हैं। अब बाज़ बच्चे कहते हैं अगर हम कोई एक्स्ट्रा करते हैं तो क्या वो काउंट होगा? बच्चों बात ये है, 8 में से आपने 5 करने हैं, आप पहले 5 पूरे कर लें ताकि आपका टाइम भी सेव रखे। इस तरह क्वेश्चन 3 को अटेम्प्ट करें, 4 को करें, इस तरह लॉन्ग जो है 5, 6, 7 उनको अटेम्प्ट करें। एंड पे देखें, जब आप ये क्लियर आपके माइंड में हो जाए कि हमारा 60 मार्क्स का पेपर पूरा हो चुका है, फिर आपके ज़हन में क्वेश्चन आता है कि कोई मेरा शार्ट या लॉन्ग गलत भी तो हो सकता है, तो फिर आप एंड पे क्या करें, दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दें और जिसको आपने छोड़ा था अब उनमें से आपने कोई 1 या 2 एक्स्ट्रा करके आ जाए। होगा क्या, अगर पहले 5 जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अटेम्प्ट किए थे उनमें से कोई 1 गलत हो जाता है या वो हाफ ठीक है हाफ गलत है, यानी कि उसमें से 2 में से आपको 1 नंबर मिला है, तो जो एंड पे आपने क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग क्वेश्चन किए होंगे वो इसमें कंसीडर हो जाएंगे। क्योंकि पूरी आंसर शीट के अंदर अगर आपने पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 2 के एंड पे 3 उसके रिमेनिंग कर दी, इसका मतलब है आपने टोटल 8 क्वेश्चन किए हैं। उन अब 8 ही चेक होंगे, 8 में से 5 आपके वो कंसीडर होंगे जिनमें आपके 2 में से 2 एग्जामिनर ने मार्क्स आपको दिए हैं, वो आपको दिए जाएंगे। सेम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आप जुज नंबर 1 अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप 1 का यहाँ पे नंबर दें, यहाँ हेडिंग दे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन ये है तो आप क्या लिख दें, सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे दें और यहाँ पे एग्जांपल की हेडिंग देगी, यहाँ पे उसकी एग्जांपल दे दें। इस तरह आपका ये बड़ा ही एक अच्छे अंदाज में आपका क्वेश्चन जो अटेम्प्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह जुज नंबर आप 3 अटेम्प्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे जुज का नंबर कि व्हाट इज सोलेबिलिटी, राइट एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सोलेबिलिटी। तो आप यहाँ पे सिंपली इतना लंबा स्टेटमेंट लिखने की बजाय आप सिंपली क्या करें, यहाँ पे सोलेबिलिटी की हेडिंग दें और यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखें और यहाँ पे फैक्टर्स लिखें। अब आपसे जितने फैक्टर पूछेंगे, 1 है 2 है, आप यहाँ पे लिखें ये फैक्टर आपका पहला है और इसी तरह यहाँ पे ये फैक्टर नंबर आपका 2 है, ये इससे ज़्यादा है तो आप वो लिख सकते हैं। नीचे क्या करें, मार्कर से फिर लाइन लगा दें, यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड हो चुका है। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करना है। जब आपका क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट हो जाए यानी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, फिर आपने क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग देनी है बकायदा। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग दे, लिखना शुरू करें। सेम अगर कोई मेन पॉइंट है आपका किसी भी क्वेश्चन के अंदर, शॉर्ट के अंदर या लॉन्ग के अंदर, उसको अगर आप बोल्ड करके लिख दें या मार्कर से हाईलाइट कर दें तो और ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका एग्जामिनर के ऊपर। लॉन्ग के अंदर बात याद रखिएगा, अगर तो कोई डायग्राम से रेलिवेंट क्वेश्चन है तो डायग्राम आपने मस्ट ज़रूर बनानी है, क्योंकि डायग्राम बनाने के भी मार्क्स है और उसको लेवल करने के भी मार्क्स है। अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का आता है और उसमें डायग्राम भी है तो उसकी मार्किंग कुछ इस तरह से होगी कि 3 नंबर थ्योरी के आपको दिए जाएंगे, 1 नंबर डायग्राम बनाने का और 1 नंबर उसको लेवल करने का दिया जाता है। इस तरह टोटल 5 नंबर की जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसी तरह क्वेश्चन 6, 7 है, आप कर सकते हैं उनमें से जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है फिर आपके पास टाइम भी रिमेनिंग मौजूद है, अभी कोई 10, 15, 20 मिनट, तो आपको चाहिए कि जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस है पहले वो करें। उसके बाद जो रिमेनिंग लॉन्ग है अगर टाइम है तो उसको भी आप अटेम्प्ट करें। हो सकता है कि आपके जो पहले अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चंस है शॉर्ट या लॉन्ग उनमें से कोई गलत हो जाए और जो आपने एंड पे एक्स्ट्रा अजाफी जो सवालात अटेम्प्ट किए वो ठीक हो जाए तो वो पहले वाले क्वेश्चन की जगह पे लग जाते हैं, यानी कि उनके मार्क्स ऐड हो जाते हैं। अब बाज़ बच्चों ने पूछा है जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं क्या उनके मार्क्स दिए जाते हैं, तो इसका सिंपल मैं जवाब ये दूंगा कि आपने 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने थे, बेशक वो आपने कंसेक्टिव 5 किए हैं या कंसेक्टिव 8 कर दिए हैं, या पहले आपने 5 किए फिर पेपर पूरा किया एंड पे आपने 3 किए, दोनों सूरतों में ही आपके 8 के 8 ही शॉर्ट क्वेश्चन चेक होंगे, नंबर लगेंगे ऊपर बकायदा। अब जो नंबर लग चुके हैं 8 के ऊपर, उन 8 में से 5 आपके वो लिए जाएंगे, वो टोटल में आएंगे जिनमें आपके 2 में से 2 हैं। अगर किसी 8 में से फॉर एग्जांपल आपके 3 ही गलत हो जाते हैं,
अगले 5 ठीक है तो अगले 5 आपके ठीक है, तो इसका मतलब है आपको 10 में से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। सेम इस तरह अगर 2 गलत हो जाते हैं, एक आधा ठीक है, हाफ नंबर, यानी कि 2 में से 1 नंबर आपको मिल गया तीसरे में से, अगले 5 ठीक है, तो होगा क्या, जो पहले 2 तो गलत थे उनको तो 0 अवार्ड कर दिया गया। तीसरे नंबर वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन था जो आपने हाफ अटेम्प्ट किया है उसका 1 नंबर बनता था, वो आपको मिल गया। बाकी जो 5 अगले थे क्वेश्चन वो 2 में से 2 आपको मिले। तो इस तरह जो 1 वाला है वो एक्स्ट्रा में चला जाएगा, यानी कि आपने अटेम्प्ट किया, ऊपर नंबर लगे और वो एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा में कर दिया। बाकी जो अगले नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस है उसके टोटल करके आपके टोटल नंबरों में ऐड कर दिए जाते हैं। सेम इसी तरह अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, 3 में से 2 आपकी, जिस तरह केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, इनके 60 मार्क्स का पेपर होता है, 3 में से 2 करने होते हैं। अगर आपने तीनों कर दिए, तीनों ही मार्क होंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि एक क्वेश्चन के पार्ट आपने दोनों अटेम्प्ट करने हैं। ये मत समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ए कर लें हम और क्वेश्चन नंबर 6 का बी कर देते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने एक पार्ट किया है ए, उसके नंबर भी जो होंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 में लगेंगे। 6 का अगर बी पार्ट किया है तो उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लगेंगे। 7 के अगर दोनों पार्ट किए हैं तो उसके टोटल नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ऐड होंगे। तो इन तीनों में से फिर टोटल जब करेंगे तो वो 2 लिए जाएंगे जिनमें आपके जिन 2 क्वेश्चंस में से ज़्यादा नंबर है। तो इस तरह आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो नंबर हैं तो वो आपके ही हिस्से में आते हैं, यानी कि गलती जो है वो इग्नोर कर दी जाती है। जो मार्किंग वाले अच्छे रिवार्ड वाले अच्छे मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनको कंसीडर करके आपके टोटल नंबर में ऐड कर दिए जाते हैं। इसके अलावा बेशुमार आपके मैसेजेस ये रिसीव हुए कि मार्कर कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए बोर्ड के अंदर, ब्लू करनी चाहिए, ब्लैक करनी चाहिए, रेड करनी चाहिए, इसके अलावा भी कोई कलर कर सकते हैं। तो बच्चों बेसिकली आपके फ्रंट पे पेपर जो बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती है उसमें ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट या पेन या मार्कर यूज़ करने का कहा जाता है। तो ये दोनों मार्करें आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए जिस तरह मैंने आपने देखा क्वेश्चन नंबर जो है वो मैंने ब्लैक मार्कर यूज़ किया है और हेडिंग देते वक्त और लिखते वक्त ये ब्लू है, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल को नुमाया करने के लिए मैंने फिर ब्लैक मार्कर यूज़ किया है। तो इस तरह अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए आप कम से कम 2 मार्कर का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप एक ही मार्कर बाज़ दफ़ा यूज़ करते हैं तो उससे बाज़ दफ़ा पता नहीं चलता कि जुज़ नंबर कौन सा आपका है। ये एक ही पार्ट के आपने पॉइंट बनाए हैं या डिफरेंट जुज़ आपने अटैम्प्ट किए हैं, पार्ट अटैम्प्ट किए हैं, इसमें प्रॉब्लम आती है। बाज़ बच्चों ने कहा है कि हमें हेडिंग जब लिखते हैं तो टाइम ज़ाया होता है, उसके लिखने की क्या वजह है? अगर हम ना लिखेंगे तो क्या नंबर कटेंगे हमारे? तो बच्चों बात ये है, अगर आपने हेडिंग लिखेंगे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं, आप शॉर्ट हेडिंग दे दें। बाज़ दफ़ा ये होता है आप ये हेडिंग नहीं देते, आप जुज़ का नंबर लिख जाते हैं। जुज़ आपने किया कुछ और होता है, क्वेश्चन का जुज़ का नंबर कुछ और लिखा होता है। चेक करते हुए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि अब आपके किस जुज़ को कंसीडर किया जाए। लेकिन अगर आपने जुज़ नंबर के साथ शॉर्ट हेडिंग दी होगी फिर एग्जैक्टली पता होगा कि यही क्वेश्चन नंबर 2 का है या 3 का है या 4 का क्वेश्चन है, उसकी मार्किंग कर दी जाएगी। उसके बाद बच्चों ने कहा है जी अगर हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है तो उससे पेपर अटैम्प्ट नहीं होता, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मैं ऑलरेडी पहले वीडियोस बना चुका हूँ उनके ऊपर कई कमेंट्स ऐसे हैं। तो बच्चों बात ये है, जब आपने तैयारी अच्छी की है, बार बार अपने हाथों से प्रैक्टिस की है, टेस्ट दिए हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि विद इन जो गिवन टाइम है उसके अंदर आपका पूरा पेपर अटैम्प्ट ना हो। तो बोर्ड के अंदर बेशुमार ऐसे पेपर भी होते हैं। पेपर कभी आपने नोट किया कि 60 नंबर वाला जो आप अटैम्प्ट करते हैं क्या वो 60 के बोर्ड की तरफ से आता है? नहीं जी। अगर टोटल करें आप MCQs 12 नंबर के हैं, शार्ट जो है 8 है, जिनमें से आपने 5 करने होते हैं, आप 8 ही कंसीडर करें, हर एक 2 नंबर का है। इस तरह 16 नंबर के वो बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 16 का है, 3 16 का है, 4 16 का है, 5 6 7 तीनों 9 नंबर हो। इनको टोटल करें तो 87 मार्क्स बनते हैं। तो टोटल बोर्ड की तरफ से जो पेपर आपको दिया जाता है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का या बायो का, वो 87 का होता है, जिसमें से आपने 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो आप हैरान होंगे कि 87 में से बाद ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने पूरा साल पढ़ा होता है लेकिन वो 20 मार्क्स भी नहीं ले सकते, 33%, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए
जो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ उसी से रेलिवेंट आपने टू द पॉइंट आंसर देना है, बेशक वो आधी लाइन का क्यों ना हो, एक लाइन का क्यों ना हो या दो लाइनों का क्यों ना हो। और अगर आप उसके ऊपर पूरा पेज भर दें और उसमें जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आप नहीं देंगे तो वो ज़ीरो अवार्ड होगा, उसके कोई नंबर नहीं होंगे, वो ज़ीरो लिखा जाएगा। तो इसलिए बाज़ बच्चे ये कहते हैं हमने इतना ज़्यादा लिखा है लेकिन नंबर हमारे बहुत कम आए हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपने टू द पॉइंट रेलिवेंट आंसर दिए ही नहीं होता जो पेपर की डिमांड होती है। तो इसके अलावा मैंने तमाम तकरीबन जो आपके क्वेश्चन है उससे रेलिवेंट पॉइंट आपसे डिस्कस किया है। फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो पेपर अटेम्प्ट करने के हवाले से, हेडिंग के हवाले से, और अगर आप ये कहते हैं कि जी हमारी अच्छी राइटिंग नहीं है तो क्या हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो बच्चों राइटिंग के कोई नंबर नहीं है। कभी आपने देखा है पेपर के अंदर लिखा हो कि जो बच्चा अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ करेगा उसको 5 या 10 नंबर इजाफी दिए जाएंगे? ऐसी बात नहीं है। प्रेजेंटेशन का मतलब कि ऐसा पेपर जो एग्जामिनर जिसको आसानी से पढ़ सके।